नमस्ते सभी को, आप सभी का कमेंट्स में का फिर स्वागत है। आज की तारीख है 20 जून 2026 और आज हम 19 और 20 दोनों तारीख के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि एज़ यूजुअल क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे और अलग-अलग थीम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, उसका हम पहले प्रीव्यू देखते हैं। उसके अंदर अभी जो हमारा पहला टॉपिक होगा, उसके हिसाब से हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी साइबर क्राइम से रिलेटेड एक रिव्यू जारी किया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मिनिस्टर जो श्री प्रहलाद जोशी हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा एक ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च की गई थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर हम भारत बिल्डकॉन के बारे में चर्चा करेंगे, ये क्या है और ये किस लिए काम करता है। और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंडिया और यूके की CETA एग्रीमेंट जो है, सेटा, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडियन आर्मी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, जिसके अंदर खान क्वेस्ट एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसके बारे में उसके अंदर कौन सी हमारी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट गई है और ये कहाँ की है, इसके बारे में पूरी चर्चा कंप्लीट करेंगे। साइंस एंड टेक के अंदर हम देखेंगे कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन TAPS, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ट्विन रिएक्टर है, एटॉमिक रिएक्टर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और लिथियम आयन बैटरी का एक अल्टरनेटिव है, जिसके प्रोज और कॉन्स दोनों को, ये जिंक बेस्ड एक अल्टरनेटिव है, जिंक बेस्ड, इसके प्रोज कॉन्स इसको, और ये फ़ायदे में क्यों है लिथियम आयन बैटरी से और सस्ता है वैसे, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और US और ईरान का जो पीस पैक्ट मेमोरेंडम है, उसके अंदर डाउन ब्लेंडिंग एक टर्म यूज़ की गई है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हमारे जो लास्ट के आज के दो क्वेश्चन हैं, उनके अंदर देखेंगे, ये मिसलेनियस के हैं। मिसलेनियस के अंदर एक स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है लियोनल मेसी के द्वारा, और एक क्वेश्चन होगा हमारा यूएई का। यूएई ने बैन लगाया है सोशल मीडिया पे, वो किस लिए बैन लगाया है, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा का शुभारंभ करते हैं हमारी पहली थीम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम CFCFRMS इज और आर करेक्ट। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो नीचे हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं वो CFCFRMS सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम से के लिए सही है कि गलत है, तो हमें सही कौन सा है वो बताना है। और हम ऑप्शन इन स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। इट फैसिलिटेट्स प्रॉम्प्ट ब्लॉकिंग ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू द बैंकिंग नेटवर्क। ये बोलता है कि ये प्रॉम्प्ट ब्लॉक कर, मतलब प्रॉम्प्टली ब्लॉक कर देता है फ्रॉडलेंट फाइनेंसिंग, किसी भी ट्रांजैक्शन, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किसी भी बैंकिंग नेटवर्क से। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी बैंकिंग नेटवर्क है, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, उसके अंदर किसी भी तरीके की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को ये प्रॉम्प्टली ब्लॉक करने के अंदर हमें हेल्प करता है। तो ये एकदम सही है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही। इट इंक्लूड्स द मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल MRM एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल GRM। ये दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, पर इससे लिंक्ड हैं। तो इंक्लूड्स पूछ रहा है, तो इंक्लूड्स ये नहीं है, तो ये ऑप्शन और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं, ये एकदम गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अंदर कौन सा है, 1 2 3 के अंदर 2 और 3 गलत है और फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट सही है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन देखते हैं कि 1 ओनली, अगर नीचे ऑप्शन की तरफ जाएं तो एक ही ऑप्शन सही है। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 3, 1 एंड 2 ओनली, इसका आंसर होगा 1 ओनली। यही पूछा था कि कौन से ऑप्शन सही है, तो कितने ऑप्शन सही के अंदर 1 ओनली ऑप्शन सही है। इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, कि होम मिनिस्टर जो हैं हमारे अमित शाह, इन्होंने अभी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 1930, इसके ऊपर हम डायल करते हैं तो क्राइम हेल्पलाइन पे डायल होता है, उसके बारे में रिव्यूज़ दिए तो कुछ। तो इसके अंदर ये बोला गया था कि वन, जैसे भी किसी के साथ ऐसा कोई क्राइम हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो ऐसी, वो हाथों हाथ जल्दी से जल्दी 1930 पे डायल करके अपनी जो उनके साथ जो घटना हुई है उसको दर्ज करवा दें। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जल्दी से जल्दी इस कार्यवाही के इसके ऊपर कार्यवाही होनी शुरू हो जाएगी, और हम आपके जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से गए हुए इनकम है, आपकी जो कैपिटल है, वो वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे चांसेस। तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें एफिशिएंटली हो,
इसके लिए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कुछ रिव्यूज़ दिए जो कि हेल्पलाइन को मॉडर्नाइज़ करने के ऊपर थे, जिसके अंदर एआई का इस्तेमाल करके, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के लिए उन्होंने कहा, जिसके अंदर अपग्रेड्स कौन-कौन से थे कि एक तो इंटेलिजेंट कॉल राउटिंग होना चाहिए, जिससे हमारी जो ग्रीवेंस मैनेजमेंट है, उसके अंदर एक एफिशिएंट मैनेजमेंट आए। इंटेलिजेंट कॉल राउटिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कॉल किया, तो 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, तो आपके पास जो एकदम लेटेस्ट मतलब आपके पास जो सबसे नज़दीकी जो हेल्पलाइन सेंटर है, उसके पास जल्दी से जल्दी आपका राउटिंग हो। राउटिंग के अंदर क्या होगा कि आप अगर आप करेंगे तो पहले एक हब पे जाएगा, ये एक बैड राउटिंग का एग्ज़ाम्पल है, फिर इसके पास आएगा। जबकि जो गुड राउटिंग का एग्ज़ाम्पल है उसके अंदर डायरेक्टली ग्रीवेंसेस का जो हेल्पलाइन सेंटर है उसके पास डायरेक्टली जाना चाहिए, ताकि इसकी ये जो पीड़ित है, ये जो फ्रॉडलेंट पीड़ित है, इसके ऊपर इसके फ्रॉड के ऊपर कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। और ये एक गुड राउटिंग का एग्जांपल था। ऐसी राउटिंग हमारे होम मिनिस्टर जी द्वारा बताई गई है। और ये जो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को इंक्लूड करने की बात की गई है एआई की मदद से। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स का हम सभी ने एग्जांपल देखा है कि जैसे हम किसी बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, या फिर कोई भी तरीके की पावर एजेंसी के ऊपर कॉल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एजेंसीज़ के, तो उसके अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं कि हिंदी के लिए 1 दबाएँ, इंग्लिश के लिए 2 दबाएँ। तो ये जो इंटरेक्शन हम करते हैं, हम जो बटन दबाते हैं, वो हमारी तरफ से इंटरेक्शन होता है। उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है, वही जो रिस्पॉन्स है वो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हमें मिलता है हमारी कॉलिंग डिवाइसेज़ पे। और ऐसे ये भी एफिशिएंट वे के अंदर हैंडल करने की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज़रूरी है। और एक ऑल ओवर नेशन मतलब नेशनल कॉल सेंटर की फॉर्मेशन के लिए भी बोला गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कॉल सेंटर। और सीएफसीएफआरएमएस की जो रिव्यूज़ है, इस मीटिंग जिसके अंदर हमारे होम मिनिस्टर द्वारा जो रिव्यू दिए गए, इस मीटिंग का अगर हम सारांश समराइज़ करें हम अगर इस मीटिंग को, तो ज़्यादातर क्लोजली एनालाइज किया गया था सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम सीएफसीएफआरएमएस को, जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन भी है। ये बॉडी क्या है? ये जैसा कि इसका नाम ही इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो सिटीजन के खिलाफ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुए हैं, उनको रिपोर्ट करने का और उनको मैनेज करने का जो सिस्टम है, उसका ये एक इनिशिएटिव है हमारी होम मिनिस्ट्री द्वारा। इसके ऊपर ही पूरी चर्चा की गई थी। और इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होगा, एसओपी, उसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सभी हाई कोर्ट्स को कि इसी तरीके से ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एसओपी जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मनी के रिस्टोरेशन के फ्रेमवर्क के लिए, जो ये मैनेजमेंट और ये रिस्टोरेशन वाला जो हमने देखा ना, रिपोर्ट करने के बाद जो मैनेजमेंट होगा उस मनी का, उसके बारे में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है वो ये है कि जल्दी से जल्दी मतलब स्विफ्ट एक्शन अमंग बैंक्स के अंदर एक स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए, जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हो वैसे ही, और लॉ के अंतर्गत। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हाथों हाथ ब्लॉक्ड फंड को विक्टिम्स की तरफ वापस भेज दें, जिनको विक्टिम्स के पास जो विक्टिम का जो वो फंड है जो ब्लॉक हो गया है, जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के द्वारा ब्लॉक हुआ है, उसको हाथों हाथ भेजने का स्विफ्ट स्विफ्ट एक्शन के साथ हाथों हाथ बैंक की तरफ भेज के विक्टिम्स के पास उसका पैसा जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। और सरकार ने म्यूल अकाउंट्स के ऊपर एक्शन करने के लिए भी बोला है। म्यूल अकाउंट्स क्या है कि मान लीजिए कि ये वो अकाउंट है जिसके अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है, और ये वो अकाउंट है जिसके द्वारा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की गई है। तो ये अकाउंट तो म्यूल अकाउंट होगा, और ये अकाउंट है विक्टिम्स अकाउंट। तो इसके बारे में भी सरकार ने कुछ बोला। तो हमारे होम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया स्टेट गवर्नमेंट्स, आई4सी मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, बैंक्स को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि वो म्यूल अकाउंट्स जो हैं उनके बारे में मतलब उनको कर्ब करने के लिए, ताकि साइबर क्रिमिनल्स की वृद्धि कम हो, उसके बारे में कुछ रोबस्ट एक्शंस लें। बस इतनी ही चर्चा हुई थी इस मीटिंग के अंदर। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी to ensure transparent certification and regulatory compliance under the Green Hydrogen Certification Scheme of India? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पोर्टल का क्या नाम है जो कि मिनिस्ट्री मतलब न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी
द्वारा ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस को जारी करने के लिए लागू किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन रजिस्ट्री, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया, साइट प्रोग्राम ट्रैकिंग सिस्टम या ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन हब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेटेड पोर्टल ऑफ इंडिया है, ये एक नेशनल वर्कशॉप हुई थी इसकी अभी, जिसके अंतर्गत एक पोर्टल लॉन्च किया गया ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया, GHCI नाम से। और इस पोर्टल के अंदर कहा क्या गया कि इस पोर्टल के अंदर 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज़ को लिए नोटिफाई कर दिया गया है कि उनके अंदर चेंजेस होने चाहिए। 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन जो एक्टिविटीज़ है, उनकी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क है, उनके अंदर इंटीग्रेट की गई है। मान लीजिए स्टेट की पहले से कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होगी इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड फ्रेमवर्क्स के अंदर, उनके अंदर कुछ नए बदलाव करके और उन्हीं को ग्रीन हाइड्रोजन से इंटीग्रेट करके लागू कर दिया गया है। और 4 से ज़्यादा, मतलब इनके अलावा 4 और अलग ऐसे देश हैं जिन्हें जिनके जो पहले से चल रही थी पॉलिसीज़, उन्हीं को फाइनलाइज़ कर दिया गया, मतलब वो पहले से पूर्ण थे, परिपूर्ण थे। और जो इस मिशन का जो टारगेट है और मिशन के जो फाइनेंशियल ग्रोथ देखी गई है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर किए गए हैं, वो ये है कि ये 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था मिशन। और इनिशियली इसके अंदर 19,744 करोड़, मतलब 19,744 करोड़ इन्वेस्ट किए गए थे। और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान 5 मेट्रिक मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी की थी और डिप्लॉय 125 गीगावाट ऑफ डेडिकेटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का हुआ, जो कि और 50 मिलियन टन्स तक का एनुअली कार्बन एमिशन को रोकने की भी इसमें चर्चा की गई थी। और इसी सब चीज़ों को करने के लिए 6 लाख जॉब, मतलब 6 लाख जॉब्स, और अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट भी 8 लाख करोड़ तक बढ़ी। जो ये इसका टारगेट्स और फाइनेंशियल प्रॉफिट्स थे। इसी के साथ कि इसके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और SIGT इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव्स मतलब कि इंसेंटिव मतलब जो कंपनीज जो इसके साथ काम कर रही है उनको क्या प्राइजेस मिले, एक तरीके से मतलब काम करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज किया गया। वो क्या था कि 15 ऐसी कंपनीज हैं जिनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिले थे, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 3000 मेगावाट पर एनम का एक इंडिजिनस इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। मतलब कहा गया कि 15 कंपनीज ने मिलकर 3000 मेगावाट पर एनम, मतलब हर साल 3000 मेगावाट को इलेक्ट्रोलाइज करने की कैपेसिटी को जनरेट कर दिया था। और इस SIGST प्रोग्राम के अंतर्गत, SIGST क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन। SIGT की ये फुल फॉर्म है, ये प्रोग्राम है। ये बार बार हमारे पास ये शब्द आ रहा था, तो मैंने सोचा इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत 8,62,000 MTPA, मतलब मिलियन टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला इस SIGST प्रोग्राम के अंतर्गत। ये प्रोग्राम करता क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, वो भले फाइनेंशियल हो या फिर कैपेसिटी बेस्ड हो या फिर एडवांसमेंट बेस्ड हो, ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो यही प्रोग्राम के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर इंटरवेंशंस की बात करें, जैसे ये भी इंटरवेंशंस जो होंगे वो SIGST के अंतर्गत ही होंगे। वो होंगे रिफाइनरीज, स्टील मोबिलिटी, फर्टिलाइजर्स, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्रियल माइलस्टोन। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके स्पेसिफिक इंटरवेंशन किए गए, जिनके अंदर रिफाइनरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो मिले थे वो लगभग 30,000 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से मिले थे। और स्टील मोबिलिटी के अंदर 100% हाइड्रोजन इंजेक्शन पायलट प्रोजेक्ट को इंक्रीज़ किया गया था, जो कि 84 करोड़ के सैंक्शन हुए थे। और 208 करोड़ एलोकेटेड 37 हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स और 9 स्ट्रेटेजिक रिफ्यूलिंग स्टेशन के अंदर इनको वृद्धि की थी, इस स्टील एंड मोबिलिटी के अंदर। स्टील के अंदर तो क्या हो गया कि भाई सैंक्शन किया 100% हाइड्रोजन इंजेक्शन पायलट प्रोजेक्ट्स को स्टील के लिए। और मोबिलिटी के लिए क्या किया कि भाई 208 करोड़ का एलोकेटेड सपोर्ट दिया गया 37 हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स को जनरेट करने के लिए और 9 स्ट्रेटेजिक रिफ्यूलिंग स्टेशन को जनरेट करने के लिए।
और फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें जो कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर काम आता है, तो 6.7 लाख मिलियन टन पर एनम के हिसाब से ग्रीन अमोनिया का फर्टिलाइज़र प्लांट बनाए गए, वो भी 11 फर्टिलाइज़र प्लांट बनाए गए। और स्टार्टअप सपोर्ट के अंदर 100 करोड़ तक की एलोकेटेड स्टार्टअप सपोर्ट दिया गया जो कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। और इनिशियली 9 स्टार्टअप ने 22 करोड़ तक की फंडिंग को अप्रूव भी किया। और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल माइलस्टोन की अगर हम बात करें तो जैसे कि मिनिस्टर ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर हैं जो पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, जैसे कि जीएसडब्ल्यू, इन्होंने सक्सेसफुली कमीशन किया है इन्होंने सक्सेसफुली कमीशन किया है 3600 मिलियन टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन नवंबर 2025 तक। तो ये कुछ डिटेल्स थी। इतनी डिटेल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर आपको ये डिटेल्स मैं यहाँ क्यों लेके आया ताकि आपके पास एक आइडिया हो कि भाई अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसीज़ किस तरीके से बनती है। हमारे पास अब एक ये पूरी की पूरी मेजर्स के साथ डिटेल्स को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हमें ये आइडिया होना ज़रूरी है कि जैसे रिफाइनरीज़ के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का एमिशन का जो प्रोपल्शन है वो क्या है? स्टील एंड मोबिलिटी के अंदर इसका क्या वैल्यू है? फर्टिलाइज़र्स के अंदर क्या वैल्यू है? तो ये इस वाइड एस्पेक्ट को नज़र रखते हुए मैंने इस पूरी की पूरी डिटेल को इस क्लास के अंदर रखा। परंतु इनको पॉइंट टू पॉइंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें एक आइडिया होना चाहिए बस। तो इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर है हमारी थीम। और क्वेश्चन है, what is the designated theme for Bharat Buildcon 2026, the mega exhibition for the building materials and construction industry inaugurated at the Yasho Bhumi Convention Center? ये बोल रहा है कि भारत बिल्कॉन 2026 जो शुरू हो गया उसकी डेजिग्नेटेड थीम क्या है जो कि यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर हुई। न्यू दिल्ली। तो ऑप्शंस देखते हैं। वन नेशन वन एक्सपो, मॉडर्नाइजिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल हाउसिंग फॉर ऑल, या ग्लोबल सोर्सिंग एंड साइट्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वन नेशन वन एक्सपो। तो इसके बारे में, ये इसकी थीम थी, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। भारत बिल्डकॉन का इनॉग्रेशन किया गया था वन नेशन वन एक्सपो थीम के हिसाब से। ये इवेंट यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद, यूनिट मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल जी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, ये सब एक की डिग्नेटरीज थे। और इस एक्सपो ने 90 कंट्रीज और 100 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया को ड्रॉन किया, मतलब अपनी तरफ आकर्षित किया। और 25,000 विजिटर्स ने फर्स्ट डे के अंदर इसके अंदर इस एक्सपो के अंदर विजिट किया। और एग्जीबिशन सेगमेंट के अंदर 24 डिस्टिंक्ट बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट्स जैसे कि सीमेंट, स्टील, सिरेमिक, प्लाईवुड, फर्नीचर, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल्स एंड पेंट्स, मतलब जो कि हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स का जो सेगमेंट है उसके अंदर जितने तरीके के, जितने कैटेगरीज की बिल्डिंग मटेरियल्स हो सकते हैं उन सभी का एग्जीबिशन इंडिया द्वारा करा गया। और ग्लोबल ट्रेड्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर एम्फेसिस किया गया। जैसे अभी हम आगे बात करेंगे इंडिया यूके के CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, उसके बारे में भी बात की गई। और कि भाई क्वालिटी जो है, मतलब विजन ऑफ क्वालिटी कहा गया कि हमारे मोदी जी ने कहा, नरेंद्र जी मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि क्वालिटी पे डिपेंडेंसी होनी ज़रूरी है, ना कि क्वांटिटी पे। कि भाई भारत से अगर कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर भारत से आ रहा है तो क्वालिटी मेंटेन प्रोडक्ट होगा। तो क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो एब्सोल्यूट फोकस ऑन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, इतनी ही बात हुई थी। ये आप फोकस में रखिए कि भाई ये कहाँ हुआ था, एक तो कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ था और इसकी थीम क्या थी, ये मेन आपको याद रखना है। तो इसके साथ अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इज सेट टू ऑफिशियली एंटर इनटू फोर्स ऑन विच डेट एंड अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इंडिया यूके की जो CETA एग्रीमेंट है वो कब से, किस तारीख से लागू होने वाला है ऑफिशियली, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस किया गया था। तो ऑप्शंस देखते हैं। जून 17 2026, जुलाई 15 2026, अगस्त 15 2026, या दिसंबर 31 2026। तो इसके अंदर हमारा आंसर है 15 जुलाई 2026।
ये इसके अंदर गलत ऑप्शन दिखा रहा है, जबकि 15 जुलाई 2026 इसका आंसर है। तो ये पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। चलिए कुछ नहीं, नीचे देखते हैं। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए इंडिया यूके की जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है, वो 15 जुलाई 2026 को, जैसे मैंने बोला ऊपर वो गलत दिखा रहा था, 15 जुलाई 2026 को ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और ये आप तस्वीर देख सकते हैं इससे रिलेटेड। और ये जो एग्रीमेंट है, इसकी जो लोकेशन थी अनाउंसमेंट की, वो G7 मीटिंग द्वारा जो एवियन के अंदर इन्होंने की थी, फ्रांस के अंदर एक बायलेटरल मतलब मीटिंग के अंदर कर ली थी इन्होंने G7 मीटिंग के बाद। और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर और पीएम मोदी द्वारा ये मीटिंग आयोजित की गई थी। ये बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशन से एक मीटिंग थी, जैसा कि हमने अभी चर्चा की। और इसके जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये सिग्निफिकेंटली बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स के अंदर ये दोनों नेशन को बूस्ट करेगा। और ये एम करता है इंडियन फार्मर्स, वर्कर्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप और इनोवेटर्स की एक हाई नंबर के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली। और जैसे कि एमएसएमईज आप जानते हैं कि मिनिमम स्मॉल एंड मीडियम इकोनॉमिकल जो कंपनीज है वो दूसरे देशों के अंदर, फ्रांस की इंडिया में और इंडिया की फ्रांस, सॉरी यूके की इंडिया में और इंडिया की यूके के अंदर जाके ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर सकते हैं। सेम फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए और स्टार्टअप होल्डर्स के लिए, जो कि इनोवेटिव स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, इनोवेटर्स जैसे। और एक ट्रांसफॉर्मेशन लीप है विकसित भारत 2047 के लिए, जो कि एक्टिवेट करता है हिस्टोरिकल ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप आर्किटेक्चर को इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो हुआ करता था। और सीईटीए जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा हमें ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस 99% लगभग 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं कि मान लीजिए ये यूके के अंदर भारत की तरफ से कुछ सामान एक्सपोर्ट हुआ, तो इसके ऊपर जो हमारे पास कस्टम ड्यूटी टैक्सेस लगते थे, वो अब लगभग 99% प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़ीरो होगा। अब ये 99% ही टर्म, ये फिगर यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि कुछ ऐसे सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आर्म्ड एक्सपोर्ट्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिनल एक्सपोर्ट्स होते हैं, ड्रग्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, और कुछ मेटेलिक और एलिमेंट्री बेस्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं। इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए 99%, लगभग 99% गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो ज़ीरो है। और जो कि नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू को अवेल करवा देता है। मतलब जो बचा हुआ जो लगभग 1% है, वो 99 मतलब 100% से अगर हम बात करें तो ये 0.01% या 0.001% से भी नीचे की वैल्यू हासिल रखता है अपनी ट्रेड वैल्यू के अंदर। तो हमारे पास इस 99% प्रोडक्ट रेंज के अंदर लगभग 100% प्रोडक्ट की जो हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू है वो कवर आउट हो जाती है। तो इस ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस से हमें कोई भी तरीके का ड्यूटी एक्सेस नहीं, कस्टम ड्यूटी टैक्स जो हमें भरना पड़ता था वो नहीं भरना पड़ेगा। और 100% हमारे पास, लगभग 100% उसकी जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट की, वो हमारे पास जनरेट होगी। और दूसरा जो है वो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, जो कि 3 साल का था, अब वो 5 साल का कर दिया जाएगा। अब डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एक प्रोग्राम के अंतर्गत भारत ने किसी एक इंजीनियर को या किसी भी वर्कर को यूके भेजा। अब अगर ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ना हो किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो क्या होगा कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल था, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस तो कटवा ही रहा है, जैसे ईपीएफ वगैरह प्रोविजनल फंड्स के अंदर जो करते हैं इनकम, वो कैपिटल कटता है, वो तो कट ही रहा है। पर वैसा का वैसा यूके के अंदर भी उसे कटवाना पड़ेगा। मतलब यूके के अंदर भी उसके इनकम से कुछ ना कुछ कट आउट होगा मनी। पर जब डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन लागू हुआ होगा दो किसी कंट्रीज़ के बीच में, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उसकी होम कंट्री है उसी के अंदर उसे ये पे करना होगा। तो ये पहले इसकी जो रेंज थी, ये अलग-अलग रेंज होती है, जैसे 3 साल थी पहले भारत और यूके के बीच में, अब वो 5 साल कर दी गई है। और इस सेटा के अंदर 137 अलग-अलग सब सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर आईटी, आईटीईएस, प्रोफ़ेशनल एजुकेशन और बिज़नेस सर्विसेज़ के अंदर अंतर्गत ये सारी की सारी सुविधाएँ
प्राप्त होगी। तो इसकी चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी कंटिजेंट रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स फ्रॉम अ बटालियन ऑफ जाट रेजिमेंट is set to participate in the multilateral military exercise Khan Quest 2026. In which country is this exercise scheduled to be conducted? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंडियन आर्मी के एक कंटिजेंट जिसके अंदर जाट रेजिमेंट बटालियन के ये ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, और जो कि खान क्वेस्ट 2026 एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कौन सी कंट्री के अंदर शेड्यूल हुई है कंडक्ट होने के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं, कजाकिस्तान, यूएसए, इंडिया या मंगोलिया। तो खान क्वेस्ट 2026 जो है वो मंगोलिया की एक्सरसाइज है, मंगोलिया के अंदर होती है ये एक्सरसाइज। तो इंडियन आर्मी की डिपार्ट कर दिया है उन्होंने, वो वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो गई हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है खान क्वेस्ट और ये इसका 23rd इटरेशन है और ये 20 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगी और 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया उलान बटर मंगोलिया के अंदर चलेगी। और इंडियन कंटिजेंट के 40 पर्सनल मतलब 40 ट्रूप्स गए हैं जाट रेजिमेंट बटालियन के। और इस एक्सरसाइज का अगर हम इवोल्यूशन देखें तो ये सबसे पहले यूएसए और मंगोलिया की डिफेंस फोर्सेस के बीच में हुआ करती थी, जो कि 2003 की बात है। उसके बाद इसने ग्रेजुअली अपने स्केल को मल्टीलेटरल पीस कीपिंग के दौरान बढ़ाना शुरू किया 2006 तक में। और इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो 14 से 28 जून तक चला था 2025 के अंदर मंगोलिया में ही। और इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस को ऑपरेट करने के लिए इनके पास एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट होना चाहिए। और ये जो यूएन पीस कीपिंग मिशन का जो हमारे पास ये जिस चार्टर पे काम करती है यूनाइटेड नेशन चार्टर की, तो वो चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर पे काम करती है। ये चार्टर हमें क्या कहता है कि जो ये ट्रेनिंग होगी इसके अंदर ये किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये टेक्टिकल फोकस पे और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पे इस ट्रेनिंग को बूस्ट होना चाहिए, जिसके अंदर ड्रिल्स होनी चाहिए और चेक पॉइंट्स बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, सिविल एवेक्यूएशन जैसे अलग अलग ड्रिल्स होनी चाहिए और आईईडी ड्रिल्स होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके की ड्रिल्स होनी चाहिए जिसके अंदर कैजुअलिटी एवेक्यूएशन जैसे टर्म्स हैं। और रेडीनेस टेक्निक्स और प्रोसीजर के ऊपर इंडियन पार्टिसिपेशन भी रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल पीस और इट्स डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, मतलब कहने का मतलब स्ट्रेटेजी के ऊपर और अलग अलग तरीके की ड्रिल्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है, जिससे ग्लोबल पीस कीपिंग के लिए हमारे जो सोल्जर्स हैं वो रेडी हो जाएं। तो इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। Which regulatory body recently granted a 10-year life extension to Tarapur Atomic Power Station TAPS Units 1 and 2, which are the world's oldest operating twin atomic reactors? ये भारत के मतलब पूरे विश्व के ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ट्विन रिएक्टर्स हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स हैं। और इसके बारे में क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने इन रिएक्टर्स को 10 साल की लाइफ एक्सटेंशन दी है, जो कि TAPS यूनिट 1 और 2 दोनों के लिए है। और ऑप्शंस देखते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE। इसका आंसर है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये एक एक दशक का लॉन्ग लाइफ एक्सटेंशन है TAPS 1 और 2 दोनों के लिए, जो कि विश्व के सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ट्विन रिएक्टर्स हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स, और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। और इसके अंदर जो की ऑफिशियल ऑन साइट थे वो डॉक्टर अजीत कुमार मोहांटी थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। और श्री V राजेश थे, जो कि NPCIL के एडिशनल चार्ज के अंदर वहाँ पे कार्यरत थे। और इसका जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी कूलेंट पंप टेस्ट फैसिलिटीज़ के ऊपर होगा। ये फैसिलिटी है प्राइमरी कूलेंट पंप टेस्ट फैसिलिटीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के लिए, और कि ये 1969 के अंदर बना था, कमीशन किया गया था। और इसकी जो जनरेशन है पूरी की पूरी इंडिया के अंदर हुई है। और ये डिस्टिंक्शन होल्ड करता है कि ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इन एशिया, जो कि सोवियत ब्लॉक से बाहर और सोवियत ब्लॉक से बाहर भी पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो कि एशिया के अंदर बना था। और ये इसे जो 10 साल का लाइफ एक्सटेंशन मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है, ताकि इसको मॉडर्नाइज़ किया जाए और इसके सेफ्टी अपग्रेड्स के ऊपर काम किया जाए, जो कि एक ज़ीरो हार्म फिलोसफी के ऊपर काम करता है,
किसी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए इससे। और ये क्लीन एनर्जी और कार्बन इम्पैक्ट के लिए बहुत ही कार्यरत होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये 100 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और 86 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन को रोक सकता है, और जो कि विकसित भारत 2047 तक का जो टारगेट है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसी के साथ तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST recently developed the BDIM additive to improve the safety and lifespan of which type of alternative batteries। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये पूछ रहा है कि INST के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने BDIM नाम का एक एडिटिव बनाया है जिसे इम्प्रूव करने के लिए अल्टरनेटिव बैटरीज, इसे किस तरीके की बैटरीज की लाइफ स्पैन और सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और इसी के साथ हम इसका ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन के अंदर लिथियम आयन बैटरीज, सॉलिड स्टेट सोडियम बैटरीज, एक्वस जिंक आयन बैटरीज और निकल कैडमियम बैटरीज। जैसा कि हमने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था, वो ये था कि हम इसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज के अल्टरनेट वेरिएशन के बारे में बात करेंगे जो लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस करे। तो ये लिथियम आयन बैटरीज का आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है एक्वस जिंक आयन बैटरीज AZIBs। और एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो ये एक न्यू BDIM एडिटिव जो है वो सेफ़र और लो कॉस्ट है जिंक बैटरीज के लिए, और मतलब सस्ता और टिकाऊ है। और इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST जो कि मोहाली के अंदर है, इन्होंने BDIM का आविष्कार आविष्कार कह सकते हैं, डेवलप किया, आविष्कार नहीं डेवलप किया, BDIM को डेवलप किया। BDIM को डेवलप किया और ये एक इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मतलब इसके अंदर एनायंस और कैटायंस प्रेजेंट है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। और एक्वस जिंक आयन बैटरीज जो होंगी उसके अंदर ये क्यों अभी ज़रूरत, हमें इसी की क्यों ज़रूरत हुई कि भाई सबसे पहले तो इसका पर्पस देखते हैं। पर्पस के अंदर ये है कि भाई ये ऐड करने से ड्रामेटिकली इसकी परफॉर्मेंस, सेफ्टी और लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। किसका? एक्वस जिंक आयन बैटरीज का। और ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि एक लिथियम का अल्टरनेटिव बन सकता है, और ये जो होंगे ये लो कॉस्ट होंगे, हाईली सेफ होंगे और एनवायरनमेंट से सस्टेनेबली अल्टरनेटिव है लिथियम आयन बैटरीज के लिए। और इनका जो कमर्शियल यूज़ है वो रैपिड बैटरी डिग्रेडेशन की वजह से और रस्टिंग की वजह से इनकी शॉर्ट लाइफ स्पेंस है। इनका जो कमर्शियल यूज़ है पहले क्यों नहीं किया जा रहा था? क्योंकि इनकी जो रैपिड बैटरी डिग्रेडेशन, रस्टिंग और शॉर्ट लाइफ स्पेंस हैं, ये पहले इनके हिंडर कर रहे थे। क्योंकि जो कि अभी इसका जो सॉल्यूशन वो ये है कि इंस्टेड ऑफ रीडिजाइनिंग द होल बैटरी विद एक्सपेंसिव मटेरियल, रिसर्चर ने BDIM केमिकल का उपयोग किया जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है जिंक मेटल के सरफेस पे इनसाइड बैटरी। और पानी जो कि इसके अंदर यूज़ होता है, जो कि कोरोसिव मटेरियल की तरह काम कर रहा है इसके अंदर, उनको रोकता है बैटरी की लाइफ को खराब, मतलब जो बैटरी को कोरोस करने के लिए रोकता है और बैटरी की लाइफ उससे इंक्रीज होती है। और इसकी जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होंगी वो ये होगी कि रीन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, बैकअप पावर सिस्टम और नेशनल पावर ग्रिड्स के अंदर इसको बड़े स्केल पर यूज़ किया जा सकता है। इसकी की लीडरशिप के अंदर डॉक्टर रामेंद्र सुंदर दे थे, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रिसर्चर की तरह सक्सेसफुली उभर के आए हैं। और इसी के साथ हमने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि भी फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड ही है। इन द रिसेंट US-Iran मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, both nations agreed to down blending Iran's enriched uranium stockpile. What is the primary purpose of this process in nuclear non-proliferation? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंतर्गत US और ईरान ने जो अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम को साइन किया है, उसके अंदर ईरान ने अपने यूरेनियम स्टॉक पाइल को डाउन ब्लेंड करने के लिए हाँ भर दिया, मतलब राज़ी हो गया है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका जो प्राइमरी पर्पस है इस पूरे कॉन्सेप्ट का वो क्या है, डाउन ब्लेंडिंग का।
तो डाउन ब्लेंडिंग का प्राइमरी पर्पस हम ऑप्शंस में देखते हैं। टू कन्वर्ट यूरेनियम 238 into a highly fissile plutonium isotope, to accelerate uranium enrichment process using automated thermal mass flow meters, to chemically isolate pure fluorine atoms from uranium dioxide powder, to reduce the purity of uranium 235, thereby increasing the breakout time required to build a bomb. इसका आंसर है डी, to reduce the purity of uranium 235, thereby increasing the breakout time required to build a bomb. ये इसलिए है ताकि ये जो यूरेनियम है ये इसलिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स की फॉर्मेशन के अंदर ना हो, और जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये भी इसीलिए साइन की गई थी सारे नेशंस द्वारा। भारत इसका हिस्सा नहीं है, पहले हम बता दें। और ये ट्रीटी इसलिए साइन की गई थी ताकि जो न्यूक्लियर सोर्सेज हैं उनका जो उपयोग है वो सही तरीके से किया जाए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाए, ना कि युद्ध या फिर वॉर्स के लिए जो कि ह्यूमन वेलफेयर के खिलाफ हो। ये इस ट्रीटी का मैंने छोटा सा वो बताया आपको। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यूएस और ईरान के बीच में जो अभी एमओयू हुआ था इसके अंदर तेहरान ने बोला है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब कभी नहीं बनाएंगे, बस बदले के अंदर उन्हें जो सैंक्शंस उस पर लगाए गए उनसे उनको रिलीव कर दिया जाए और उन्हें $300 बिलियन के डेवलपमेंट फंड का एक्सेस मिलना चाहिए, और जिससे वो हैंडल कर सकें हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल का डाउन ब्लेंडिंग ऑन साइट, जो कि एमओयू मैंडेट करता है अपने पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर। और इसका जो पूरा का पूरा सुपरविजन होगा, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं डाउन ब्लेंडिंग होता क्या है। डाउन ब्लेंडिंग क्या है कि यूरेनियम की एनरिचमेंट को डिक्रीज कर देते हैं, जो कि हाईली प्योर यूरेनियम को लेस प्योर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये सीधी सी बात है। और ये वर्क कैसे करता है कि भाई नेचुरल यूरेनियम जो है उसके अंदर 2 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब जो जिनका भार अलग अलग हो और जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे इसका भार 238 है, इसका भार 235 है, भार अलग अलग है इनके पर एटॉमिक नंबर इनके सेम है। तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 दो अलग अलग आइसोटोप्स हैं, पर यूरेनियम 235 जो है वो फिजाइल है, मतलब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कम करने में। अब न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन की वजह से होते हैं। फिजाइल जो है वो फिजन वर्ड से है। अगर वो न्यूक्लियर फिजन नहीं कर पाएगा कोई भी तरीका के न्यूक्लियर एटम, तो वो रेडियो एक्टिव एटम, तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उस एलिमेंट से। तो डाउन ब्लेंडिंग क्या करता है, वो यूरेनियम की जो फीड स्टॉक है उसको केमिकली मिक्स करके नेचुरल और डिप्लीटेड यूरेनियम से, जो कि ब्लेंड स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, उसकी यूरेनियम 235 से लेस मतलब 5% से नीचे कर देता है, जिससे यूरेनियम की प्योरिटी के अंदर डिक्रीमेंट होता है। और वो कभी भी सिंपल रिएक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिंपल रिएक्टर्स में तो यूज़ हो सकता है पर बॉम्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकता। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हाईली प्योर यूरेनियम 235 को अवेलेबल करने से बचाना ईरान के लिए, और इस प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना किसी भी कंट्री की न्यूक्लियर वेपन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इस ड्यूरेशन के दौरान जो कि ब्रेकआउट टाइम है उसके दौरान इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स को बढ़ावा देना। ये इसके टॉपिक्स है। और इसी के साथ हम अपने लास्ट थीम की तरफ चलते हैं जो कि मिसलेनियस थीम है। इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अर्जेंटीनाज recent 3-0 victory over Algeria, Lionel Messi scored a hat-trick to equal which legendary player's all-time World Cup records of 16 goals? During Argentina's recent 3-0 victory over Algeria, Lionel Messi scored a hat-trick to equal which legendary player's all-time World Cup record of 16 goals? ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई अर्जेंटीना का जो रिसेंटली विन था अर्जेंटीना का अल्जीरिया के सामने 3-0 से, उसके अंदर लियोनेल मेसी ने 3 गोल किए, जिससे ये हैट्रिक की, जिससे वह एक दिग्गज फुटबॉल प्लेयर के बराबर हो चुके हैं 16 गोल्स कवर करने के लिए वर्ल्ड कप के अंदर, ऑल टाइम के अंदर वर्ल्ड कप में। तो वो प्लेयर कौन से हैं? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डिएगो मैराडोना या मिरोस्लाव क्लोसे। तो इसका आंसर है मिरोस्लाव क्लोस का लियोनेल मेसी ने इनको इक्वल किया है, और ये माइलस्टोन है इनके लिए कि
ग्रुप जे के अंदर अल्जीरिया के सामने 38 ईयर ओल्ड लियोनेल मेसी ने हैट्रिक की है, और जिस हैट्रिक के बाद इनके वर्ल्ड कप के अंदर 16 गोल्स कंप्लीट हो गए हैं ऑल टाइम के अंदर, और जो कि जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोसे के बराबर इनको लेके आता है। और अदर मेजर रिकॉर्ड जो कि इन्होंने अचीव किए हैं वो है कि फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू फीचर इन 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। ये एकमात्र ऐसे, मतलब पहले, वैसे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है पर ऐसे पहले बने हैं, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो मैच था इनके बाद था, ऐसे पहले फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने लगातार 6 कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप के अंदर फीचर हुए हैं। और ये 200 इंटरनेशनल अपीयरेंस है इनकी अर्जेंटीना के लिए, इनकी 200 मैच के अंदर इनकी अपीयरेंस है। और मेसी ने ये 3 गोल किए थे। मैच की हाईलाइट तो आप मैच देख लेना। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएई ने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया बैन का अनाउंस किया है चिल्ड्रंस के लिए, वो भी एक एज लिमिट के हिसाब से। वो एज लिमिट हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बोला गया है कि वो वैसे जो नॉन कंप्लीट अकाउंट है उनको या तो ब्लॉक कर दिया जाए, फेस ब्लॉक कर दिया जाए, या वो अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए, डिसेबल कर दिया जाए। और इसी के साथ ऑप्शन देखते हैं कि भाई कौन सी वो एज लिमिट है। वो है 13 साल, 14 साल, 15 साल या 16 साल। इसका आंसर है 15 साल। 15 साल की एज लिमिट रखी गई है यूएई द्वारा। यूएई इम्पोजेस सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 15। यूएई ने 15 साल से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया के ऊपर बैन कर दिया है। और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या है, सोशल मीडिया एक्सेस नहीं करा जा सकता इन चिल्ड्रन के द्वारा। और प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक्टिवली मॉनिटर करें और ऐसे अकाउंट्स को डिसेबल करें जो कि 15 साल से नीचे के बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, और कंप्लाई करें कि ये रेगुलेशन रिस्क जो हैं वो पूरी की पूरी कंट्री के अंदर लागू किया जाए। और ग्लोबल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रिटेन ने और कनाडा ने भी अभी किया है, ताकि माइनर्स को सोशल मीडिया के जाल से बचाया जा सके। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मोटो है प्रयोजनम साध्यति विद्या। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे और मेंस पे ऐसे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।